नमस्ते, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ पत्रकार और कोरबा से प्रकाशित सांध्य दैनिक मितान के प्रधान संपादक श्री छेदीलाल अग्रवाल को। भी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। फ्रंट पेज पर जो खबरें छपी हैं, आज चूँकि मेरे सामने अखबार कम है इसलिए मैं आपको किसी पोर्टल का सहारा लेकर के बताऊँगा। प्रियंका गांधी के पास 12 करोड़ की संपत्ति, चुनावी हलफनामे में बताया 7.14 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति, पति रॉबर्ट वाड्रा 66 करोड़ के मालिक। दूसरी एक प्रमुख खबर है साइक्लोन, उड़ीसा में तेज हवाएं और बारिश शुरू, तूफान आज रात टकराएगा भुवनेश्वर कोलकाता में, 16 घंटे उड़ानों पर रोक, 552 ट्रेनें रद्द, 85 सीटों पर लड़ेंगे उद्धव शरद कांग्रेस। उड़ीसा में साइक्लोन, दूसरी जुड़ी खबर है भाजपा का नया अध्यक्ष दक्षिण भारत से बनाने पर मंथन। राजस्थान में उपचुनाव के लिए कांग्रेस के 7 प्रत्याशी घोषित। अब ये लोकल खबरें हो जाती हैं। एक अखबार ने प्रमुखता से खबर छापी है ब्रिक्स समिट की, 5 साल बाद मिले पीएम मोदी, जिनपिंग बोले हमारी दोस्ती से दुनिया को फायदा, सीमा को लेकर विवाद तनाव का कारण न बने, ऐसा कहना नरेंद्र मोदी का। पहली खबर एक अखबार की। रोजगार से जोड़ने के लिए महिलाओं को सखी किट, एक घर की रीडिंग पर मिलेंगे 12 रुपये। सीएम साय ने जसपुर के बगिया में बिजली सस्ती योजना शुरू की। गंगरेल बांध की सुरंग में रिसाव टोमोग्राफी सर्वे करने की योजना, 2.5 करोड़ खर्च। धमतरी की खबर है मोदी बोले आतंकवाद का खात्मा दोहरे रवैये से नहीं। ये खबरें सारी फ्रंट पेज की है। चीन से कारखाने भारत शिफ्ट करेंगी जर्मन कंपनियां, 4.5 लाख करोड़ निवेश आएगा। एक उत्साहवर्धक खबर है नई दिल्ली से, क्रिप्टो यूएसडीटी से चीन व पाक भेज रहे साइबर ठगी के पैसे, टेरर फंडिंग का शक। ये खबर जोधपुर से है। महाअघाड़ी के 3 मुख्य दल वो 85 से जुड़ी हुई खबर है। मस्क खुलकर ट्रंप के साथ, मिशन कारोबार में सरकारी दखलंदाजी खत्म हो। अब ये और भी इस तरह की खबरें हैं। पहली खबर हम साइक्लोन की अगर लें तो चूँकि अभी जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो खबर है कि उड़ीसा बारिश शुरू हो गई है। अभी आने में टाइम लगेगा। कहा जा रहा है कि 25 तारीख की रात को या 26 की सुबह टकराएगा, लेकिन उसका असर दिखने लगा है। और उसका असर वही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी दिखने लगा है। अन्य हिस्सों में जो समुद्र तट के नज़दीक हैं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के, वहाँ उसका असर दिखने लगा है। यहाँ भी बादल थोड़े थोड़े और हवा में थोड़ी नमी आ गई है। कुल मिलाकर साइक्लोन से बचने के लिए जो कोशिश केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कर रही हैं वो अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास है, लेकिन ये प्रकृति की मार है, कितना मारेगी ये कहा नहीं जा सकता भैया। क्या है, प्रयास तो होता पहले है। तो साल में 1-2 बार साइक्लोन आते थे। जी जी। अब तो मेरे को ऐसा लगता है कि करीब करीब हर महीने साइक्लोन आता है। हाँ, छोटा बड़ा आ ही जा रहा है। छोटा बड़ा आ ही रहा है। ये भी छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है जी। 110-120 किलोमीटर की स्पीड रहेगी इस साइक्लोन की, जी। तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये उड़ीसा के तटीय क्षेत्र को ही प्रभावित करेगा। ये अंदर घुसते तक उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जी। पर जान माल की रक्षा करना तो सरकार का कर्तव्य है। जी। करना ही चाहिए, उसको अपने ढंग से कर भी रहे हैं। इससे बड़े साइक्लोन में कोई नुकसान नहीं हुआ। जी जी जी। थोड़ा बहुत जो भी संपत्ति का नुकसान होता है वो तो होगा। आप घर द्वार तो नहीं हटा पाएंगे, हाँ, लेकिन लोग हट जाते हैं वहाँ से। लोग हट जाते हैं, लोगों को ले जाते हैं। जी। ये जो मासूम का जो ऐप, मौसम का जो ऐप जो सरकार ने स्थापित किया है सैटेलाइट में, जी। उसके कारण बहुत सारी चीज़ें मौसम की तो बिल्कुल सही जानकारी मिलती है, ऐसा मान लीजिए आप। उसमें घंटे 2 घंटे का ही फर्क पड़ता है। जी जी जी। अब वो घोषणा करेगा कि कोरबा जिले में बारिश गिरने की संभावना है। जी। बारिश गिरेगी ही, तेज बारिश गिरेगी तो तेज ही गिरेगी। तो मतलब बहुत सटीक अत्याधुनिक व्यवस्थाएं हो हाँ, गई, इसलिए पता लग जाता है। पहले सटीक तो व्यवस्था हो गई है। पहले तो लोग बोलते थे कि पता नहीं गिरेगा कि नहीं गिरेगा, संशय रहता था, लेकिन हाँ, अब तो सही बात है कैसा उसकी जानकारी मिल जाती है। हम चुनाव पर आए उसके पहले बात कर लेते हैं पीएम मोदी जिनपिंग। सालों का नाम भी ऐसा है कि जबान पर जल्दी नहीं चढ़ता। राष्ट्रपति है वहाँ के, कई बार हमारे यहाँ हैं, तो हमने अहमदाबाद में उनको झूले पे झुलाया, साउथ में ले गए उनको, शानदार उनका डिनर और वो सब कुछ हुआ, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अब एक इस मुलाकात से ब्रिक्स के एक बात कही जा रही है कि एक नया सिनारियो बन रहा है दुनिया में। चीन का, भारत का और रूस का, ये तीनों शक्तियां अगर इकट्ठा हो जाएं तो इनके जो और देशों के साथ संबंध हैं, अमेरिका को या यूरोप को वो दबा देंगे।
इस तरह की जो बातें कही जा रही हैं, आप भी बड़ी नज़र रखते हैं इस पे। ऐसा है, देखिए ये कमबख्त जिनपिंग धोखा थोड़े देगा फिर। नहीं, मेरी बात सुनिए, देखिए ये होड़ है, जैसे एक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की होड़ होती है ना, जी जी, कि भाई मेरी दुकान आज 1 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, 2 साल के बाद वो 5 करोड़ का करने लग जाएगी, 5 साल के बाद में 10 करोड़ का करने लग जी। जाएगी, और मैं उसका टर्नओवर और बढ़ाने के लिए प्रयास करूंगा जी तो वही हाल अभी दुनिया का है। जी टैक्सों से उतना पैसा नहीं आ पाता, जो पब्लिक के ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं उससे उतना पैसा नहीं आ पाता कि नए नए संसाधन, नए नए आविष्कार के में उस पर खर्च किया जा सके। सके जी। अब जैसे भाई आप ये बोल सकते हो कि कांग्रेस की सरकार भी तो वो काम कर सकती थी जो मोदी कर रहा है, जी पर वो कांग्रेस की सरकार खाली टैक्स के भरोसे थी, और टैक्स कितना बढ़ाए, बढ़ाते बढ़ाते उसकी लिमिट चरम पे आ गई थी। एक सीमा है उसकी, सीमा है, और लोग भी होशियार हो गए। जैसे उसने टैक्स की लिमिट बढ़ाई तो टैक्स की चोरी बढ़ गई। जी मोदी ने दोनों काम किए, टैक्स की लिमिट तो नहीं बढ़ाई पर टैक्स की चोरी रोकने का काम किया, जी उसमें बहुत कुछ सफलता मिली उसको, और दूसरे तरीकों से पैसा वसूल करना चालू किया, जी और उसके कारण आज ये सारे काम हो रहे हैं। जी जैसे आपको भारत की जो एक विशेष बात है जिसको बहुत कम लोग जानते होंगे, जी, भारत में तेल का उत्पादन नहीं के समान है, नाम मात्र का है। नाम मात्र का है। 5-7% तेल का उत्पादन होता है, जितनी भारत में खपत होती है उसका, जी मतलब बेचने के लायक तो होता ही नहीं। पर आज भारत पूरे विश्व में सर्वाधिक तेल का निर्यात करने वाला देश बन गया है। रूस से लेके बेच रहा है ज्यादा, रूस से लेके उसको रिफाइन करके बेच रहा है। जी इसके शिकायत हुई, यूरोप की जो कमेटी है उसने शिकायत की, उसने कहा बेन लगाया जाए भारत पे। बेन ने कहा भाई आप अपनी परिभाषा देख लो, जी आपने जो तेल की परिभाषा दी है वो तेल तो मैं बेच ही नहीं रहा हूँ, जी मैं तो पूरा प्योर तेल बेच रहा हूँ। चुप हो गए, वो भी मानना पड़ा समझो। जी जी तो कुल मिला के ये एक तरीका है। जी जैसे पिछले साल मैं पेपर में कहीं पढ़ा था एक कंपनी के बारे में, चारों कंपनियां तेल खरीद रही हैं, चारों कंपनियां तेल बेच रही हैं, जी फॉरेन में भी तेल बेच रही हैं। एक कंपनी के बारे में था, ये 1-1.5 साल पहले की बात है, कहीं एक छोटा सा आर्टिकल था, उसने 34,000 करोड़ रुपए कमाए हैं जी जी फॉरेन को तेल बेच के। जी, बाकी कंपनियों ने भी कमाए होंगे, स्वाभाविक है। और वो कंपनियां सारी गवर्नमेंट की ही हैं, जी तो उसका शेयर जाता ही जाता है गवर्नमेंट को। जी जी जी, तो इस ढंग से इसने पैसा एकत्र करना चालू किया, उसमें सफल हो गया समझो। जी, और वो अमेरिका को रास नहीं आ रहा है क्योंकि यूक्रेन के कारण उसके ऊपर प्रतिबंध लगा था। नहीं, दुश्मन भी है। मेरी बात सुनिए ना, देखिए अमेरिका को रास कैसे आएगा, अमेरिका अपनी तेल की पूर्ति कर लेता है, जी, पर अपने साथी देशों की तेल की पूर्ति नहीं कर पाता वो भारत कर रहा है अभी। तो उसके पास जो तेल है वो अपने देश तक के लिए है, जी दूसरे देशों को बेचने के लिए तेल नहीं है। जी और भारत के पास जो तेल है वो दूसरे देशों को बेचने के लिए है। जी जी, बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात तो बहुत सीधी सी है कि अगर भारत में जो 150 करोड़ लोग हैं उनमें सर्वे कराया जाए तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि सोवियत संघ पहले था, अब रूस हो गया है, रूस के साथ हमारी दोस्ती टिक सकती है, टिकाऊ है, अमेरिका के साथ नहीं। तो ये तो सभी मानते हैं इसको कि तो हमारा कभी अपना हो ही नहीं सकता। अभी तक रूस ने तो हर जगह आपका साथ दिया है भाई, बिल्कुल, इसीलिए तो कह रहे हैं। हर प्लेटफॉर्म पर साथ दिया है जी। और जहां वो दोनों मिलते हैं, पुतिन और मोदी जी, तो वो अमेरिका को आग लग जाती है। देखो उनके साथ तो इस तरह की बातें कर रहे हो, ऐसा बात कर रहा है जैसे। पर भारत इस स्टेज में पहुंच गया है कि अमेरिका भारत को छोड़ नहीं सकता, जी, छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अब कूटनीति और राजनीति जिस तरह की चल रही है उस हिसाब से तो हम सब जगह सफल हैं। देखिए ये जिनपिंग कितना दिन तक दोस्ती निभाता है, क्योंकि अभी तो चूंकि ब्रिक्स सम्मेलन में इनको मिलना था तो सीमा पे थोड़ा आगे पीछे हुए हैं, उनके भी पीछे हुए, हमारे भी पीछे हुए सैनिक सीमा पे तो देखिए मैं बता रहा हूँ, सदियों से या ये कहिए 75 सालों से ऐसी चला आ रहा है। जी, सीमा एक तय होती है, उस सीमा तक मेरे को जो जानकारी है उस सीमा तक चीन के सैनिक भी आते थे, भारत के सैनिक भी जाते थे, और कभी दोनों की मुलाकात हो गई, बैठ के एक साथ चाय भी पीते थे। जी, मतलब
ऐसा था। फिर धीरे से अब भारत के सैनिक कम जाने लग गए तो उसने अपना डेरा बढ़ा डंडा दिया। उठाया, जी। 5 किलोमीटर घुस आया। जी भारत के सैनिकों ने विरोध नहीं किया। विरोध नहीं किया इसलिए नहीं किया कि जो हमारे सरकार के मुखिया थे उन्होंने कुछ नहीं कहा उनको, जी जी क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि पहाड़ है, बंजर जमीन है, ढेले पत्थर हैं, मान लो 5 किलोमीटर बढ़ गए तो क्या फर्क पड़ता है। जी 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 मोदी ने ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, पीछे हटो, जी झगड़ा चालू हो गया। जी अब वो झगड़े में ये सफलता मिली है कि वो जो एक पॉइंट है, मान लो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट में मान लो 5 किलोमीटर दूर चीन की सेना रहेगी और 5 किलोमीटर दूर भारत की सेना रहेगी। जी हफ्ते में 2 बार या महीने में 2 बार ये यहाँ तक राउंड मारेंगे, ये यहाँ तक राउंड मारेंगे, मतलब निर्धारित कर दिया गया है निर्धारित कर दिया गया। ताकि वहाँ पे कोई अनावश्यक आकर के विवाद की स्थिति उत्पन्न न करे। खैर वो तो ऐसा देश है कि चीनी चीनी भाई भाई करके हमारे देश में घुसा है, तो बहुत सारी जमीन ले लिया, तो इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन कूटनीति है, हमारा देश भी तो जानता है, हम ही कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बड़े बुद्धिमान है, वहाँ जो लोग बैठे हुए सब जानते हैं कि इसके साथ हालांकि जैसे- देखिए ये अभी समझौता हुआ है, जी पर विदेश मंत्री ने क्या कहा, हम इनके ऊपर पूरा भरोसा नहीं करते, हम निगरानी करेंगे जी और जब हमको लगेगा कि सही में ये पालन कर रहे हैं तब हम भरोसा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भरोसे तो के लायक भरोसा नहीं तो है। खो दिया ना चीन ने। जी 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 अब चलिए थोड़ा सा राजनीति की बात कर ले। एक खबर बड़ी, क्योंकि एक 2014 में खूब चला था, बाद में भी हुआ, लेकिन 2014 में खूब चला था रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के कि खूब संपत्ति इन्होंने कमाई है। तो उनकी संपत्ति के बारे में 66 करोड़ के वो मालिक हैं और सिर्फ 12 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रियंका गांधी के पास है। तो ये क्या इसको इतना ही 3 होगा? गुना कर दीजिए ना, इतना ही होगा? 3 गुना कर दीजिए, बोल तो रहा हूँ ना, जी 3 गुना कर दीजिए इसको। जी मतलब 66 का 3 गुना, 12 का 3 गुना। हाँ तो ये छिपाते कैसे होंगे फिर ये लोग, कैसे? ऐसा मैं बता रहा हूँ उसका, आज भी वो छिपती है वो जमीन। एक जमीन है 12 करोड़ की, जी सरकारी मूल्य के हिसाब से वो 4 करोड़ की है। जी आपने 12 करोड़ में खरीद ली, 4 करोड़ की आपने रजिस्ट्री कराई, तो 8 करोड़ रुपए तो चला गया ना, आपका काला धन छिप गया ना। जी वैसे ही सोने का है, सोने का अभी तक किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है। जी आपने सोना खरीदा अभी 70,000 रुपये तोला में और पकड़े गए तो आप कहोगे कि मेरा सोना तो हाँ, खानदानी है हमारा। 30 साल पहले खरीदा गया था, जी 40 साल पहले खरीदा गया था, मेरा बाप छोड़ के गया है, जी और उस समय क्या रेट था, तो काला धन खप गया ना। जी 50 साल पहले तो 400 रुपये तोले का रेट था, जी 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 ऐसे ही खपता है। जी जी तो ये सब राजनीति मकान का- बनता है 5 करोड़ का, जी शो करते हैं उसमें 1 करोड़ रुपए। जी अब चलिए राजनीति की बात हो रही तो महाराष्ट्र की भी बात कर लें। वहाँ 85-85-85-3 मतलब शरद पवार की पार्टी, कांग्रेस और ये शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे की, ये 85-85 पे लड़ाई वहाँ हो रही है। दूसरा अब उत्तर प्रदेश की भी बात, वहाँ भी 10 सीटों पे चुनाव हो रहा है, तो उसमें कहा जा रहा 10 है नहीं कि 9। पे, हाँ तो वहाँ ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस 2 सीट के लिए राजी नहीं है, बोल रहे हैं कि आप ही लड़ो, ऐसी सीट हमको दे रहे हो जहाँ से हारना तय है, तो हम लड़के अपनी भद्द क्यों पिटवाएं। सपा महाराष्ट्र में मांग रही 12 सीटें हमको दो, नहीं तो हम सारे प्रत्याशी अपने खड़े करेंगे। अब ये जो हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस की स्थिति जो मानी जा रही थी, अगर वहाँ हरियाणा जीत जाते तो थोड़ा सा दादागिरी दबदबा होगी। बनता उनका। वो दादागिरी इनकी खत्म हो गई, हाँ, इनको कोई पूछ ही नहीं रहे। सारे क्षेत्रीय दल जो है ना कांग्रेस के साथ ब्लैकमेल कर रहे हैं, जी और कांग्रेस इस स्थिति में है जिस कांग्रेस के नेता मतलब जो गांधी परिवार है, जी वो किसी को ऐसा घूर के देख देता था तो उसका पेट में पेशाब निकल जाता था। जी कितना ही बड़ा नेता हो उसका पेशाब निकल जाता था। आज घूर के देख लिया मैडम ने, बस ऐसी तैसी हो गई। जी आज कोई नहीं सुन रहा है उनकी बात, जी वो बोल रहे हैं, और इससे क्या है इनकी भद पिट रही है। उसके जी, बाद जी। भी ये लोग समझ नहीं रहे हैं, समझ लो। बाकी समझ रहे होंगे करे क्या। नहीं नहीं नहीं, कर क्या मेरी बात पाएंगे? सुनिए, देखिए एक फर्क है। जब एक उभरता हुआ नेता रहता है जी। या एक स्थापित नेता रहता है तो उसके चारों तरफ चमचों की भीड़ लग जाती है। जी जी उस भीड़ में कौन सही में चमचा है, कौन सही में दलाल है, कौन दो पोंदिया है, कौन सही में आपका साथ देखने वाला है, आपके साथ रहने वाला है, आपका विश्वास पात्र बनने के लायक है,
इसका निर्णय तो आप करोगे ना, जी जी। दूसरा आदमी थोड़ी निर्णय करेगा उसका। तो आप घिरे हुए हैं ऐसे लोगों से जिनको होश ही नहीं है कि वो क्या बता रहे हैं, न उनको इतिहास के बारे में होश, न उनको आर्थिक स्थिति का जानकारी। ज्ञान, जी, न जी। सामाजिक स्थिति का ज्ञान। जी अब ये बताइए, एक हिंदू की शक्ति है, उसको ठीक करना है, ये कौन सा स्टेटमेंट हुआ? वो भी राजनेता दे रहा है, और वो राजनेता दे रहा है जो प्रधानमंत्री का दावेदार है। हाँ, उनको इससे तो बड़ी बोलते बेवकूफ़ी और क्या होगी? बोलने से पहले विचार करना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, लोग तो क्या सोचेंगे। मतलब इतना भी दिमाग उसमें नहीं है, ऐसा मान के चलो ना आप। जी जी। अब ये तो राजनीति की बात हो रही है, तो छत्तीसगढ़ की भी बात कर लें। हमारे यहाँ भी एक सीट पे चुनाव है, दक्षिण रायपुर में। बृजमोहन अग्रवाल जी 7 बार रहे, 8 बार है वहाँ से, 8 बार। और वो उनको पता है, हम सब जानते हैं कि उनको हमने भेज दिया दिल्ली। अब उनकी जगह चुनाव हो रहा, सुनील सोनी भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस ने आकाश शर्मा को खड़ा किया है। वहाँ कई लोग दावेदार थे उसमें। वो तो शर्मा को इसलिए खड़ा किया है, जी वहाँ 24% ब्राह्मण वोट है। जी। कोशिश करेंगे ये लोग कि ब्राह्मण वोट नहीं, को प्रमोद आ जाए। चौबे भी जो ब्राह्मण है उनको भी तो मांग रहे थे, उनको नहीं दिया गया। वो ठीक है ना, वो पार्टी का कैलकुलेशन है वो, कि कौन ज़्यादा विश्वस्त है, कौन ज़्यादा हमारे साथ है, कौन छलांग मार जाएगा, कौन नहीं मारेगा। ये सारे यूथ गणित को होते आगे हैं। बढ़ाने का हो सकता है वो भी कांग्रेस ने, क्योंकि कई हाँ। पॉइंट पे निर्णय लिया जी। जाता है। और कल एक अच्छा दृश्य दिखाई दिया, राजनीति में होना चाहिए ऐसा। सुनील सोनी उम्र में बड़े हैं, तो आकाश शर्मा गए वहाँ, कलेक्ट्रेट में मुलाकात हुई, तो वहाँ उनका जाके उन्होंने पाँव छुआ, हाँ। प्रणाम किया। ओ, तो बड़ी खबर बन गई है कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी के पाँव छुए। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये कोई, ठीक है, आनंद लेने के लिए आदमी बात कर ले, लेकिन शिष्टाचार है हमारे यहाँ। बहुत सारे बड़े नेताओं का आप देखिए, है ना? मुझे याद आता है अटल बिहारी बहुगुणा जी चुनाव लड़ रहे थे इलाहाबाद में, ये थे अमिताभ बच्चन। तो कहीं मुलाकात हो गई आमने सामने, अमिताभ बच्चन चूंकि अभिनेता, तो वो अपना स्टाइल में गए, पाँव छुए, बोले आशीर्वाद दीजिए। बोले आशीर्वाद तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन जीत तुमको नहीं मिलेगी, हार का आशीर्वाद तुमको दे रहा हूँ। तो बड़ा आनंद लिया था लोगों ने। तो ऐसा कई बार होता है कि भाई बड़े हैं तो उनको प्रणाम करने का तो ठीक है। हमने तो महाभारत देखा है कि रात में एक दूसरे के उसमें जाते थे और बढ़िया बातचीत होती थी, एक दूसरे के बारे में सारी जानकारी आदान प्रदान हुआ करती थी, और सवेरे युद्ध किया करते थे। तो हमारी तो संस्कृति है, तो इस पे आनंद लेने के लिए कहे अलग बात है। लेकिन ये कि आकाश ने सरेंडर कर दिया, अभी से वो सुनील सोनी का पांव छू रहा है, ये सब बातें कहने वाले मुझे लगता है कि थोड़ी सी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। वो आप हास प्रयास में कही गई बातें हैं, हास प्रयास में ही उसको उड़ा दीजिए जी। उसको गंभीरता से मत लीजिए आप। लेकिन कांग्रेस ने, भाजपा ने बड़ी गंभीरता से लिया है उस चुनाव को। देखिए, कांग्रेस तो इसलिए लेगी ना, पहली बार एक शेर से मुक्ति मैदान से, मिलेगी, हाँ, मैदान से बाहर हो मैदान गया। से मुक्ति मिलेगी। जी। तो ये और जी बृजमोहन ने जो है मोदी को भगाया था, तो मोदी ने बृजमोहन को भगा दिया, जा दिल्ली। हाँ, नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के समय तो हुआ चुनाव था। के समय मोदी ने भगाया था इसको, जी भागना पड़ा था मोदी को। कार्यालय में जो तोड़फोड़ हुई थी, इसके कार्यकर्ताओं ने जो घेरा था कार्यालय, हाँ, लठ चले थे खूब लठ तभी चले से। थे, जी। उसमें मोदी को भागना पड़ा था। हाँ, उस समय प्रभारी थे वो। प्रभारी थे छत्तीसगढ़ के। जी। तो अभी मोदी ने भगा दिया उसको, जा दिल्ली। हाँ, मेरे पास आ, हाँ, मेरे नजदीक रह। नहीं मेरे पास आ तो मंत्री बनाता तो उसके पास जाता हाँ हूँ। ठीक है, रहो दिल्ली में रहो, रायपुर तुम्हारे लायक नहीं रह गया है। पर यह है कि वो घुटा हुआ आदमी है, परिपक्व आदमी है, वो वहाँ भी अपना रुतबा बना लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं करेंगे। कांग्रेस के लोग भी, मैं 3 साल जब रायपुर में था तो उस समय लगातार कांग्रेसियों और भाजपाइयों से बात होती तो बोलते थे बृजमोहन भैया, ब्रिज भैया। हाँ, मतलब कांग्रेसी भी बोलते थे। वो उनका अलग स्वभाव है, ठीक है, भाजपा में है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी, उनकी पार्टी की, लेकिन व्यक्तिगत संबंध लोगों के साथ, सबके साथ उनके। मतलब बता रहा हूँ ना, वो समझ लो आप ये कि उसका मुकाबला छत्तीसगढ़ में कोई नहीं कर सकता। पर एक दुर्भाग्य उसके साथ जुड़ा हुआ है कि मुख्यमंत्री वही बनना चाहिए, जी, वो मुख्यमंत्री बन नहीं पा रहा, अग्रवाल होने के नाते। अग्रवाल होने के नाते। तो सीधा सीधा अग्रवाल है, इसलिए नहीं हाँ, बन सकते। हाँ, हाँ। वो पिछड़े वर्ग और आदिवासी वाली बात हो जाती है। हाँ। रमन सिंह को छोड़ दे तो उसके पहले और बाद में सब वही चल रहा है। है ना, है ना। चलिए, कोरबा की खबर आपको बता दें। हैंडओवर के इंतजार में शुरू नहीं हो सकी हमर लैब, निजी सेंटर में जांच करा रहे मरीज।
हाईवे 130 पर 7 ब्लैक स्पॉट हैं, जानलेवा हादसों में कमी लाने लगेंगे सुरक्षा उपकरण। ये कोरबा की खबरें हैं। इम्पैनल हॉस्पिटल में सिर्फ पंजीयन शुल्क देना होगा, एससीसीएल मुख्यालय ने जारी किया सर्कुलर। आर्टिफिशियल लाइट के बीच भी मिट्टी के दिए के बिना अधूरी है दिवाली, आकार देने में जुटे कुंभकार। इमली डुग्गो और सीतामढ़ी में 40 परिवारों की रोजी रोटी से जुड़ी है परंपरा। और आज एक ही अखबार मेरे सामने इसलिए पलट के बताना पड़ रहा है आपको। नेटबॉल में रायपुर की बालिका टीम और क्रिकेट के दोनों वर्ग में बिलासपुर ने जीती प्रतियोगिता। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता चल रही है, उससे जुड़ी खबर है। और कल कोरबा के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के उप मंत्री अरुण साव दिन भर कोरबा में थे और कई कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया। अटल आवास जो प्रधानमंत्री निवास का बहुत सारे लोगों को दिया गया आवास का सर्टिफिकेट या उसकी चाबी, जो भी उसकी फॉर्मेलिटी होती है, और कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। एक बात मैं ऐसा भाजपाइयों कांग्रेसियों के बीच में जब कभी कभी अलग अलग टुकड़े टुकड़े में बैठते हैं तो एक बात आती है कि प्रभारी मंत्री आपने बना दिया, लगभग 1 साल होने को है। ठीक है, 1 साल लगभग हो ही रहा है, सरकार को हो ही जाएगा, 10-11 महीने तो हो गए। ये दूसरा तीसरा दौरा है, पहली बार तो शायद वो मीटिंग वूटिंग लिए हैं। तो ये अगर उस जिले का कोई विधायक है और मंत्रिमंडल में शामिल है तो उसको अगर बनाए तो लगता है तो उसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ये कौन सी रणनीति होती है, चाहे कांग्रेस की बात करें भाजपा की, दूसरे जिले के आदमी को वहाँ प्रभारी बना दें, तो उसके पीछे क्या रणनीति ये होती है कि पीछे रहती है जी उस जिले का ही व्यक्ति अगर प्रभारी बनेगा तो उससे पक्षपात की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि वो सबको जानता है जी, और सबको जानता है, कुछ के साथ उसके निकट के संबंध हैं जी, तो इसीलिए वो उस जिले में उसको नहीं बनाते। वैसे सरकारी नौकरी का नियम ही है जी, जो उसका नेटिव प्लेस है वहाँ उसके अपॉइंटमेंट कभी नहीं मिलता, जी, न कभी उसको रखते। हाँ, सरकारी कर्मचारी के लिए तो है वो उसका कारण वही है जी, उसके नातेदारी रिश्तेदारी परिचय का दायरा बहुत बड़ा रहता है और सबको व्यक्तिगत रूप से वो जानता रहता है, पहचानता रहता है जी, पक्षपात की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं और कोई कारण नहीं है उसमें जी। अब कोरबा में कहा जाता है कि गृह मंत्री आज तक नहीं आए, बेशर्मा जी आज तक नहीं आए, कई मंत्री ऐसे हैं जहाँ पहुँचे ही नहीं। तो कोरबा जो पूरे प्रदेश को ऊर्जा प्रदान करता है, बड़ी रॉयल्टी का एक बड़ा स्रोत है कोरबा में, तो इसको क्या ये माना जाए कि ठीक है यार, क्या करेंगे उसके लिए, ऐसा भाव रहता है। मंत्री दे दिए हैं ना कोरबा को, क्या ठीक है, तो मंत्री को प्रभार तो दूसरी जगह दे दिया आपने। हाँ, प्रभार दिए हैं, परंतु कोरबा के सारे काम तो करवा रहे हैं ना जी, लेकिन दूसरे मंत्री दूसरे विभागों के भी तो उनको भ्रमण करना चाहिए। और बिलासपुर रायपुर में है अपना जो उनका क्षेत्र में घूम के रह जाते। लोग बुलाएंगे तो आएंगे, लोग बुला नहीं रहे तो कैसे आएंगे? वो अपने आप थोड़ी आ जाएंगे। प्रमाण बनाएंगे तो कलेक्टर को ऑर्डर आ जाएगा कि हमारा प्रोग्राम रखो, तो कलेक्टर सब सभा कक्ष में एक बैठक करवा देगा जी, पंचवटी में, उसको खाना खिला देगा और ज़्यादा कहेगा, सतरंगा घुमा देगा उसको। मतलब लोग बुलाएं उनको, लोग बुलाएं, संस्थाएं बुलाएं, आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? ये तो फिर खर्चा करना पड़ेगा लोगों को। ऐसा है, देखिए पहले तो आप बड़े लोगों के सानिध्य में रहोगे तो बड़ा काम तो करना पड़ेगा ना। जी जी जी। हाईवे 130 पर 7 ब्लैक स्पॉट है, जानलेवा हादसों में कमी लाने लगेंगे सुरक्षा उपकरण। अब सुरक्षा उपकरण कब लगेंगे भगवान जाने, लेकिन कोरबा का क्या कहें, इसको दुर्भाग्य कहें कि अगर आपको चांपा जाना हो तो एक दिन मैं बरपाली गया था एक पत्रकार साथी के यहाँ दसकर्म में, तो स्थिति हो गई कि वहाँ से लौट के आए हैं तो मैं तो 2 दिन तक तो कमर दर्द से परेशान था। रोड इतना ख़राब, किसी भी तरफ निकल जाए सब जगह वही हालत है। कोरबा के शहर की सड़कों की हालत यह है कि इतनी दुर्दशा व्यक्तिगत जीवन में मैंने मतलब यहाँ कोरबा में रहते हुए कभी नहीं। एक इलाके की खराब रही, लेकिन एक साथ सब जगह की खराब होना। अब भाजपा ही बोलते हैं कांग्रेस का दोष है, कांग्रेसी बोलते हैं भाजपा की सरकार है। अभी थोड़ा बहुत लगना शुरू हुआ है 2 दिन से, कहीं कहीं कुछ काम हुआ है। तो ये चीज़ें राजनेताओं को तो समझ में आनी चाहिए, क्योंकि उनको लोगों के बीच में जाना रहता है। वो क्यों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके सिर्फ अपना गिरेबान बचाने में लग जाते हैं? ऐसा है, देखिए हमाम में सारे नंगे। हाँ, वो तो है। भी फिर आरोप खाली दिखाने के लिए लगाया जाता है जी, कार्रवाई के लिए नहीं लगाया जाता। आप ये बताइए मेरे को भी 50 साल से ऊपर हो गया कोरबा में रहते हुए जी, और लगभग 50 साल से ऊपर हो गया मेरे को पत्रकारिता करते हुए जी।
मैंने कभी सड़कों की हालत नहीं देखी कि उसकी गिट्टी ऐसा उखड़ जाए जैसे WBM की सड़क की गिट्टी उखड़ती है। पहली बार देख रहा हूँ अपने जीवन में। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, नगर निगम ने एक्शन लिया था। एक का वो जो सभापति है श्याम सुंदर सोनी जी, उनकी कंपनी की बात कही जा रही थी, पता नहीं उनकी कितनी उसमें भूमिका थी। वो कोर्ट चले गए। मेरी बात सुनिए ना जी। कोर्ट चले गए, कुछ भी चले गए, तो ऐसा थोड़ी है कोर्ट से स्टे मिल गया। जी। आप क्यों बैठे हो चुपचाप? जी। आप कोर्ट चले गए, कोर्ट का फैसला 20 साल बाद आएगा, तो 20 साल तक सड़क वैसी ही रहेगी क्या? नहीं, अभी तो काम करवा रहे हैं, तो वही। नहीं, काम करवा रहे हैं मतलब उससे वसूल नहीं करोगे। जी। ठेकेदार जो मलाई खा के चला गया, उसकी मलाई को निकालोगे नहीं। जी। यही तो बात है, क्योंकि उस मलाई में अकेला ठेकेदार हिस्सेदार नहीं है ना। जी। नेता भी हिस्सेदार हैं, अधिकारी भी हिस्सेदार हैं। हाँ, सब सारे हिस्सेदार हैं उसमें, मिली भगत सबकी। तो बस वही तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भाजपा की सरकार है, भाजपा ही कहते हैं कि पहले भूपेश बघेल की सरकार थी, नगर निगम में महापौर कांग्रेस का है। अब आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। पहले कांग्रेस की सरकार थी ना 5 साल। जी। यहाँ कोई मोहल्ला, कोई गली, कोई खेत खलियान ऐसा नहीं बचा है जहाँ राखड़ न गिरी हो। जी। कांग्रेसियों को मुंह से एक शब्द की आवाज़ नहीं निकली। नहीं। सरकार बदलते ही कांग्रेसियों के लेटर निकलने शुरू हो खतों गए। किताबत शुरू हो गई कि ये बड़ा प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण हो रहा है, राखड़ पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, जनता भी 1-2 बार विरोध करती है, 1-2 बार कोशिश करती है, उसके बाद वो भी चुप बैठ जाती है। जी। और अभी तो मैं ये सुना हूँ, सही कितना है देखा नहीं हूँ, कि जो राखड़ की ढुलाई करते हैं जी। वो लोग क्या करते हैं, गरीबों की बंजर से बंजर भूमि को खरीद लेते हैं। जी। आदिवासी की भूमि है, खरीद लेते हैं जी। और उसको गड्ढा करवा देते हैं। जी। और फिर उसी आदिवासी से आवेदन दिलवा के वहाँ राखड़ गिरा रहे हैं। जी। और उसी मिट्टी को फिर ऊपर पाड़ दे रहे हैं। जी। ये हो रहा नहीं, है। वो तो ये भी हुआ है कि तालाब खुदवाया गया, उसका पैसा अलग निकलवाया गया, फिर उसके बाद राखड़ पाट करके उसका अलग से पैसा लिया गया। ऐसा एक शिकायत भी गुरुग्राम में वीरेंद्र पांडे जी ने करी है। हाँ। तो ये तो हो ही रहा है। इस मामले को लेकर वही तो बार बार जब लोगों से बात होती है, आम आदमी मतलब जो ऐसे बैठे गपशप करते रहते तो बोलते हैं यार नेता क्या कर रहे हैं। तो फिर वो जो स्वर्गीय केशवलाल मेहता जी बोलते थे कि कोरबा में या तो ठेकेदार राजनीति करते हैं या तो राजनीति की ठेकेदारी होती, वही हो रहा है। ऐसा है, देखिए कोरबा में तो पहले पत्रकार नेतागिरी करते थे। जी। जिसको उठाना है उठा दिए, जिसको गिराना है उसको पटक दिए। जी। चाहे वो अधिकारी हो चाहे नेता हो। अब ये पत्रकारों की इतनी संख्या हो गई कि तुरंत उसका काट मिल जाता है। आप कुछ समाचार दोगे ना, उस समाचार का काट दूसरा लेके खड़ा है, जी। तुरंत मिल जाएगा। तो अब वो प्रभाव पत्रकारों का रहा नहीं कोरबा में। जी। पर नेताओं का तो है। नेताओं का आप देख लीजिए, कांग्रेस की थी तो कांग्रेस के लोग ही ठेकेदारी करते थे। जी। सारे सप्लायर के ठेके उन्हीं को मिलते थे, सारी ठेकेदारी उनको ही मिलती थी। जी। अब भाजपा के आ गए हैं तो सब भाजपाइयों को मिल रहा है। 5 साल भाजपाई वो लोग सूखे बैठे थे, अब सब उनको मिल रहा है। बाकी जो न भाजपा में है न कांग्रेस में हो, दोनों के पीछे घूमते रहते हैं। थोड़ा काम हमको दे दे भाई, थोड़ा काम हमको भी दे दे करके उनके पीछे पेटी में काम ले लेते हैं, पेटी में काम ले लेते हैं उनसे। जी। ये दृश्य तो पूरे प्रदेश का है। हाँ, सिर्फ कोरबे में नहीं, पूरे प्रदेश में है। और ये ऐसे चलता रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि देखिए, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना है। अब तो आप ये समझिए, जी। 40% की चर्चा तो कोरबा में भी आई है ना, जी बिल्कुल आई है कि सरोज पांडे ने 40% कमीशन में अपना पैसा दिया है। ये चर्चा तो आई है ना। आप कोरबा उसमें में सच्चाई कितनी है ईश्वर वो जाने एक अलग बात है, हाँ। छोड़ दीजिए, चर्चा तो आई ना। जी। अभी तक तो हम खाली साउथ में सुनते थे 40% कमीशन, अभी नॉर्थ में भी 40% कमीशन की बात आने लगी, तो जनता का काम होगा कहाँ से? 40% देने वाला 40% नहीं तो 30% तो खुद भी खोजेगा। जी। और फिर जो अधिकारी उसके बिल पास करके देगा, बिल में साइन करेगा, तो 10-20% तो वो भी खोजेगा। तो बचा क्या फिर? काम क्या होगा? तो बराबर हो गया, थूक पालिश होगी काम में। जी। जो गिट्टी निकली है उसी का परिणाम है।
हाँ, कुआं खोदने का पैसा और उसके बाद ढांकने का पैसा बराबर हो गया, बराबर हो न खुदा न ढका। हाँ। वो सब एक जगह बता दी गई। तो ये तो चल ही रहा है और लगता है कि ऐसे चलता रहेगा। सड़क के मामले में जो कई बार ये बोलते भी हैं लोग कि कांग्रेसी भी चुप बैठे हैं, उनको उतरो ना आप सड़क पे, जैसे भाजपाइयों को कहा जाता था। तो कभी ननकी राम जी एक आध बार बैठ गए उर्गा में। 5 साल भूपेश बघेल की सरकार रही, कोई ऐसा आंदोलन हुए नहीं सड़क को लेकर के जो जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई हो। वैसे अब कांग्रेसियों को भी कहा जा रहा है कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, अगर भाजपा की सरकार है, कहीं गड़बड़ है तो लोग तो इस तरह की बात करते हैं कि पब्लिक क्या कर रही है। तो ठीक बात है ना, पब्लिक दारू मुर्गा खा के वोट दे रही है, तो पब्लिक की कौन चिंता करेगा, क्यों चिंता करेगा भाई। आखिर में जो 1 करोड़ खर्चा कर रहा है, 2 करोड़ खर्चा कर रहा है, कहाँ कर रहा है वो? तो इसी में दारू मुर्गा में ही खर्चा कर रहा है ना जी। 1 महीने तक मस्त दारू मुर्गा खिलाता है, कोई काम पे नहीं जाता। तो जो राजा बन गया तो चलो तुम घूमो। भाई 2 करोड़ खर्चा करेगा, 10 करोड़ वसूल करेगा ना वो। जी जी, तो गलत कहाँ कर रहा है वो? सही बात है। वो तो व्यापार किया उसने, व्यापार किया है उसने इन्वेस्ट किया है, तो उसको तो पहले सेवा थोड़ी की है उसने। जी जी, और सेवा के लिए थोड़ी पैसा लगाया है उसने। जी जी जी। एक अब इसी के साथ मैं ट्रेन को भी जोड़ूंगा, उसको लेकर के भी खूब सोशल मीडिया पे चल रहा है। कुछ लोग बहुत सक्रिय हैं, वो कह रहे हैं कि भाई उपेक्षा की जा रही है कोरबा की, कुछ चीज़ें लगातार मांग की जा रही हैं, कुछ ट्रेनों की मांग हो रही है लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो एक बार फिर लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। आपने भी लंबा संघर्ष किया इसको लेकर के। मैंने तो बहुत लंबा संघर्ष किया, परंतु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो इसी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है जी। केवल ट्रेन की तरफ ध्यान है, ट्रेन चाहिए बस, बाकी और किसी भी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं है। जी जी। मेरे को आप ये बताइए, कोरबा से पेंड्रा रोड की लाइन बननी है जी, काम चालू है, बीच में कुछ जगह का अभी तक मुआवजा नहीं मिला है और उसके कारण वो लोग काम को रोक देते हैं। जी। क्या प्रयास किया है यहाँ के नेताओं ने उनको नहीं। मुआवजा दिलाने के लिए? कुछ नहीं। तो फिर ये तो खाली सस्ती नेतागिरी है ट्रेन का नाम लेकर। अब ननकी राम जी ने ये चापा रोड में काम रुकवा दिया, जी मकान नहीं तोड़ सकते आप, आपने मुआवजा नहीं दिया है, जब तक मुआवजा नहीं दोगे मकान नहीं तोड़ सकते। जी। 2 साल क्यों लग गए मुआवजा देने में? जी। ननकी राम जी क्यों नहीं बैठे कलेक्ट्रेट में धरना देके? हाँ, मुआवजा दो इनका मुआवजा दो, 1 महीने के अंदर मुआवजा दो, नहीं तो मैं कलेक्टर का घेराव करूंगा, एसडीएम ऑफिस का घेराव करूंगा। क्यों नहीं बोले ननकी राम? अच्छा, अब जब मुआवजा दे दिया गया तो खाली क्यों नहीं करवा रहे हैं? हाँ, पूरा काम रुका पड़ा उसके चक्कर में। भाई जब तक खाली नहीं होगा ठेकेदार चुप बैठा है, क्योंकि उसको तो स्कॉलरशिप मिलेगा, बढ़े हुए रेट से पैसा मिलेगा। हाँ, उसको कोई उसको नुकसान क्या नहीं। तकलीफ है? सारा मटेरियल तो उठा के ले गया है, 1-2 आइटम उसके पड़े हैं वहाँ, जी वो ये साबित करते हैं कि वो अभी ठेकेदार का काम बाकी है। जी जी। तो नेता लोग सही नेतागिरी नहीं कर रहे हैं। जी जी। मैं नेतागिरी करने के लिए ननकी राम का प्रशंसक हूं, जी। पर अधूरी नेतागिरी हो। हाँ, उसको आपने मुकाम मुआवजा तक दिलाने के लिए तो रोड का काम बंद करवा दिया। जी। मुआवजा दिलवाने के लिए 2 साल क्यों लग गए? आपने एक दिन भी धरना दिया क्या? एक दिन भी जुलूस निकाला क्या? एक दिन भी जाके वहां घेराव किया क्या? जी। आवश्यक है, दोनों तरफ देखना होगा, लेकिन वही बात है। तो वैसी ये पेंड्रा रोड वाली रोड लाइन में है। जी। कुल मिला के पब्लिक को सामने आना पड़ेगा, नेताओं से होगा नहीं। देखिए, पब्लिक डायरेक्ट सामने नहीं आती कभी भी। नहीं तो नेतागिरी करने वालों से अलग हट करके आंदोलन हुए हैं। वे चैम्बर ने किया, सारे चैम्बर नेता किया, मजबूर हैं। चैम्बर भी सो रहा है आज 20 साल से। नहीं, ठीक है। वो बाद में हम लोगों ने एक आंदोलन किया 2018 में, जिसमें हसदेव एक्सप्रेस मिली, सभी लोग उसमें एक साथ आए। तो नेताओं को तब लोगों ने समझ लिया कि रेलवे के मामले में नेताओं को सिर्फ अपनी राजनीति करना है, ये हमारे साथ आ जाए तो वही बहुत बड़ा है। आप इकट्ठा होकर के थोड़ा सा। अब ये जी। पुल का काम रुका हुआ है, जो तीसरी लाइन बन रही है जी उसका पुल का काम हो गया है पूरा। जी नहर के ऊपर पुल बनना है, काम रुका हुआ है। जी। कौन अप्रोच कर रहा है, किसको जानकारी है क्यों काम रुका है? जो जाके जिम्मेदार- कौन प्रतिनिधिमंडल मिल रहा है वहाँ, कौन जानकारी ले रहा है? हाँ, मान लो उस ट्रेन- प्रोजेक्ट में कुछ बदलाव हुआ है जी तो जानकारी होनी चाहिए ना।
बिल्कुल 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 आपका होनी चाहिए। प्रेशर बनना चाहिए ना। मतलब सब चीज को समझ करके प्रहार करना पड़ेगा कि यहाँ हमसे गलती हो रही तो उसको सुधारें, कहीं कोई अब वो क्या है, वो रुकावट आ पुल रही तो बन उसको जाए ठीक कराएं। तो रेलवे की क्रॉसिंग में जो गाड़ियां रुकती हैं वो रुकनी बंद हो जाएंगी। जी, स्वाभाविक है, वो अब लाभ ये मिलेगा। अब ये मैं देख रहा हूँ, पिछले 5 साल से देख रहा हूँ, सरमंगला से लेके कुसमुंडा तक रास्ता जाम ही रहता है। सड़क बन गई उसके बाद भी जाम है। स्थिति बहुत खराब। उधर जाने का मतलब है, लोग बोलते हैं कि बिलासपुर चले जाएंगे, ठीक है जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन कुछ मंदा टाइम लगेगा। तो भाई उसका इलाज कौन खोजेगा? जी, एससीएल पर दबाव क्यों नहीं बनाया जा रहा है? नगर निगम पर दबाव क्यों नहीं बनाया जा रहा है? जी, नगर निगम को खोजना है ना उसका इलाज, एससीएल को खोजना है ना। एससीएल के कारण वो स्थिति बनी है ना। हाँ, लेकिन यहाँ तो एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ करके, उनकी जिम्मेदारी सब एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ करके अपने आप को किनारे कर लेते हैं और भुगतना हम लोगों को पड़ रहा है। चलते चलते मैं जब भी हेडलाइंस करता हूँ या कोई इस तरह का कार्यक्रम होता है तो जरूर आगाह कुछ न कुछ विषय पे करता हूँ। एक विषय हमने पहले उठाया था नवरात्रि के पहले कि नकली घी से जो दिए जलाए जाते हैं उसको लेकर के, और उसका अच्छा इम्पैक्ट रहा। लोगों ने खुल करके विरोध किया, या यहाँ तक ये स्थिति बनी कि आप पहले हमको दिखाओ कौन सा घी लेके आ रहे हो जो हम हमारे दिए में डालोगे। ये सरमंगला मंदिर सब जगह दिखा, लेकिन उसके बाद भी करने वाले थोड़े बहुत तो कर ही गए। अभी अब दीपावली का टाइम आ गया, इसको भी पिछले 15 सालों से आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि इस समय चांदी के सिक्के जो हम खरीदते हैं, है बहुत छोटी बात लेकिन बहुत बड़ी बात। 50% रहती है। 50% नहीं, कई बार तो 10-10, 15% में ही हमको दे देते हैं और पूरा चांदी का पैसा हमसे लेते हैं। जब हम उनके पास जाते हैं वापस करने, या कई बार अंदाजने के लिए आप लेके जाएं और उनको बोलें भाई हमारे पास 10 तो सिक्के 10 साल से हम रखे हैं, इसको आप ले लो, वो नहीं लेगा दुकानदार, और फिर बोलेगा कि इसमें तो 20% है, 30% है, 40% है। तो जिस समय आप लिए हो उसको तो आपको ये कहा गया कि 100% है, पूरा उसका मेकिंग चार्ज जो चांदी का जो रेट है उसको लिया गया उसको तो, उसमें क्या है, सबसे बड़ी गलती अपनी भी है, उपभोक्ताओं की भी है। कोई उपभोक्ता बिल लेता नहीं जी, और सुनार या सोने की दुकान वाला आदमी चाहता ही है 20 साल तक ये तिजोरी में रखा रहे। हाँ, तब तक तुम कहाँ हम कहाँ, बस हम कहाँ, फिर क्लेम में नहीं बनता। 20 साल बाद आप क्लेम करोगे तो कैसे मिलेगा? पर आपके पास बिल रहेगा जी, तो क्लेम बनेगा। बिल क्यों नहीं लेते आप? आपको लगता है कि बिल लूंगा ज़्यादा हो जाएगा तो इनकम टैक्स में मेरा नाम चला जाएगा, या उनका सबसे बढ़िया देगा भैया इतना टैक्स और लगेगा। आदमी सोचता है बाहर में जा दे यार, ऐसी दे दे। हाँ, ऐसी दे दे। तो ये जो भरोसा होता है भैया, जैसे डॉक्टर के ऊपर हम भरोसा करते हैं कि हम इनके आगे हाथ कर दिए तो बस ये जो करेंगे अच्छे ही करेंगे हमारे लिए, वैसे हम स्वर्णकारों के ऊपर भी भरोसा करते हैं कि हमको ये जो दे रहे हैं। इसीलिए उसी स्वर्णकार के पास से आदमी जाता है जो उसका अपना होता है, जो जांचा परखा होता है। हर किसी स्वर्णकार के पास कोई नहीं जाता। हाँ, होता है फर्क, लेकिन वहाँ भी तो धोखा हो जाता है ना। फिर ये धोखा होता है। अब उसी के यहाँ से हम चांदी का सिक्का लेके आए और 2 साल बाद हम जब उसके पास वापस जा रहे हैं तो बोलते हैं भैया मेरे यहाँ का तो नहीं लगता है, मैं तो ऐसा सिक्का आपको नहीं दे सकता। हाँ, ये तो मेरे साथ भी हुआ है। हाँ, लिया उन्हीं के यहाँ से हूँ। हाँ, परिचित लोग हैं, लेकिन वो ये कह दिया जाता है भैया मेरे यहाँ का है। अब आप बोलोगे तो हम ले लेंगे, लेकिन मेरे यहाँ का नहीं। मतलब आप हमको भी बोल रहे हैं कि हाँ, एहसान करेगा, वो लेके भी एहसान करेगा। चलो हम बदल देते हैं, आप दूसरा ले लो। तो ये जो उसमें चूंकि धार्मिक भावना हमारी आपकी जुड़ी होती है, उसमें माता लक्ष्मी होती हैं, गणेश जी होते हैं, तब उसको गलाने की बात भी नहीं करते, बेचने की बात नहीं करते, हम घर में रख के रहते हैं। कई लोग तो हमारे आपके बीच में आपके पास ही हो सकता है कि 40-50 सिक्के आपके पास हों, आपके पिताजी ने रखे हो, माँ ने रखे हो, उस समय से चला रहा हो कि भैया इसको। मैं तो देखिए आज से 15-20 साल पहले तक जी, हर दिवाली पे 5 सिक्के लेके आता था चांदी के जी, वो सारे के सारे रखे हैं। मिसेस जाने उसने रखे हैं कि उन्होंने कुछ कर दिया या दे दिया, क्या किया है, मैं ला के मिसेस को दे देता था जी। और अभी तो समझ लो बच्चों ने संभाल लिया है काम, तो बच्चे लाते हैं कि नहीं लाते हैं पूछता भी नहीं मैं। जी जी, नहीं वही फिर वो जो आपने कहा है ना 20 साल बाद लोग खोले पैकिंग, तो उस हिसाब से तो हर सोनार यही चाहता है। हाँ। 20 साल तक वो खोले मत जी, 20 साल तक चुपचाप तिजोरी में रखा रहे जी। तो कुल मिला के बिल ले लोग तो उसकी थोड़ी सी बिल ले लो तो कभी भी उसकी वो हो जाएगी ना शिकायत। फिर वैसे एक आजकल तो हॉलमार्क और क्या क्या आता है वो भी तो नहीं हॉलमार्क में तो है बहुत, वो इसीलिए हॉलमार्क वाला सिस्टम है जी। आजकल। तो एक और भी है, आप लोगे ना तो
तो जिस दुकान का लोगो उस दुकान का उसमें मार्का रहता है, जी, तो उसको लेना ही पड़ेगा, चाहे है कि नहीं है वो बात की बात है। उसके दुकान का मार्का उसमें है, बिल से कोई मतलब नहीं, उसको लेना पड़ेगा उसमें। वो मार्का उसी में लगाएगा जो गारंटेड चीज होगी, जी। बाकी वो मार्का लगाएगा ही नहीं। हाँ, तो कुल मिला के एक राह जो भैया ने बताई है कि आप जब जाएं तो अपने दुकान, अपने परिचित के यहाँ जाएं और उसका मार्का उसमें हो, ये जरूर ध्यान दें। आप बिल पूरा लेने में पैसा ज्यादा दे रहे हैं, मार्का देखिए ना आप। नहीं। मार्का देखिए और संभव तो बिल भी लीजिए, और वो फिर ताकि आपके, हम वही 20 साल बाद पता लगा कि 100 सिक्के लेके हमारे नाती पोता आए और उनके बाद बोले आधा तो इसमें गिलट है या चांदी है ही नहीं है, तो उनके हाथ से तो तोते उड़ जाएंगे कि देखो हम तो सोचे थे कि हमारे, क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ भारत में माना जाता है ना कि सोने चांदी के गहने हमारे पास हैं, तो आपातकाल अगर आ गई कोई, बस इमरजेंसी में हमारे काम है। जमीन और सोना चांदी जी, आपातकाल के लिए ही खरीदा जाता है। जी। और उस समय आपको जब इमरजेंसी आई, आप बेचने गए तो आपको बताया जा रहा है, आपने देखा आपके पास 20 लाख का है और वहाँ आपको बताया गया नहीं ये तो 2-3 लाख रुपए में मिलेगा, तो आपका तो पूरा सपना ध्वस्त हो जाएगा। सपना ध्वस्त। तो इसको थोड़ा सा हम, आज तो ठीक है लेकिन बाद के लिए जो चीज़ें करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा विचार करके, और कहीं भी गड़बड़ हो, आपको डाउट हो तो कोई करे न करे मुझे बताइएगा। मैं ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिए बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, जिसको जो बोलना है बोलते रहे, मैं करता ही हूँ, हर साल किया हूँ इसको। कई बार कुछ स्वर्णकार साथी जो मेरे व्यक्तिगत तौर पर मित्र भी हैं, वो लोग भी नाराजगी व्यक्त की, यार आपके कारण हमारे चांदी के कारोबार पर असर पड़ा। तो बोला चांदी का सोने पे भी पड़ेगा, अगर गड़बड़ करोगे वो भी पता लगेगा, उसका भी प्रमाण मिलेगा तो उसका भी करूँगा। क्योंकि कई बार होता है ना सिक्का, हम लोग जैसे एक दिन मैंने उसमें किया था, दिल की बात में भी काफ़ी लोगों ने उसको सराहा था कि आप वैष्णो देवी जाते हैं या जगन्नाथपुरी या किसी धाम में जाएंगे तो आपको सिक्के वैसे चांदी टाइप का देते हैं लोग, और पता लगा कि आपको 100 रुपये में कोई 20 ठो दे रहा है, कोई 15 ठो दे रहा है, और वो समझ में नहीं आता कि काहे के हैं वो। और वही सिक्के आपको, मुझे इसलिए याद है कि एक होटल में आज के 15 साल पहले एक व्यापारी पकड़ा गया था और उसके पास करीब 7 या 8 केजी सिक्के थे चांदी के, कथित चांदी के, और जब उसकी जांच हुई तो उसमें पाया गया था कि इसमें मुश्किल से 15% चांदी है, और वो किलो के भाव में बेच रहा था यहाँ। वहीं से बात फिर आई, फिर उसके बाद मैं हर साल उसको करता हूँ कि थोड़ा सा कुछ लोग भी अगर इससे सतर्क हो जाए तो मुझे लगता है कि हम लोगों का कहना, समाचार को दिखाना सार्थक हो जाता है। सुनार भाइयों से कोई दुश्मनी नहीं है कि उनको हम नुकसान पहुँचाने के लिए करते हैं, उनको भी चाहिए कि ईमानदारी का पैसा आपके पास ज़्यादा दिन टिकेगा। इस तरह से अगर हम किसी की धार्मिक भावना को आहत करेंगे तो न केवल हम धर्म के जरिए अपने आप को क्षति पहुंचा रहे हैं, बल्कि अपना विश्वास भी खोते हैं। एक खबर और, मिट्टी के दिए के बिना अधूरी है दिवाली। मिट्टी के दिए बन रहे हैं, हम लोग भी खबर दिखा रहे हैं, सभी ये सीजन होता है तो अखबार भी लिखता है, हम लोग सब उसको दिखाते हैं। एक आग्रह और करूँगा, अब ये शुरू हो रहा है, कल परसों से बाज़ार में सड़क के किनारे कुछ लोग आपको बैठे मिलेंगे, कोई बुजुर्ग होगी महिला, बच्चे बैठे होंगे, कोई 4 ठो दिए 10 ठो दिए लेके बैठा होगा, कोई मोमबत्ती लेके बैठा होगा। उससे मोल भाव मत करिएगा, ये एक, क्योंकि उसी से उनके घर में दिए जलते हैं। हम बड़ी दुकान में जाते हैं तो मोल भाव नहीं करते, जो रेट सामने वाला बताता है उसको दे के चले जाते हैं। शर्म लगती है हमको, उससे रेट कैसे बोलेंगे कि कम कर लो भाई, और उससे ज़रूर मोह भाव कर देना, ना 20 रुपये का नहीं थे तो 10 रुपये ले ले, 12 रुपये ले ले। आपका 5-7 रुपये उसके पास ज़्यादा चला जाएगा तो उसके घर में दिवाली अच्छी बन जाएगी, इसलिए उससे मोल भाव न करिए, ज़रूर अपील करना चाहिए। हाँ ठीक, क्योंकि वो ये कई बार हम लोग उसको दिखाते भी हैं कि लोग कैसे, देखिए कई लोग तो करते हैं कि दीपावली के 1-2 दिन पहले से जो सक्षम हैं वो भाव रखते हैं। ऐसे लोगों के यहाँ से न केवल 50 रुपये का लेकर के कोई सामान बैठा है तो सामान को खरीदते हैं, बल्कि उसको 50-100 रुपये और देते हैं कि बेटा मेरी तरफ से जाके दीपावली मना लेना। तो ये भाव जो है हमारा, हम भारतीयों का, ये बहुत, इसको और प्रबल होना चाहिए, ताकि वो, हम लोग कहते हैं ना कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। मतलब पड़ोसी के यहाँ भी खुशहाली हो, उसके यहाँ भी मिठाई जाए, आपके यहाँ काजू और बर्फ़ी जाएगी, काजू वो महंगी मिठाई होगी तो उसके यहाँ कम बतासा तो चला जाए, ये भाव भी हम लोगों को लेके चलना चाहिए। चलिए इसी के साथ हेडलाइंस को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का, और भैया बहुत बहुत शुक्रिया आप आए समय निकालने के।